अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 44। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आज के हमारी बुक के ये लास्ट लेक्चर भी है और स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर जो उनसे होते हैं वो आपकी हर बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। 4 to 5 लेक्चर्स, ठीक है। और 10 लेक्चर्स में मैं आपको हर स्टूडेंट को गाइड लाजमी तौर पर करूँगी कि ये आप आपस में भी स्टूडेंट्स एक दूसरे को गाइड करें कि पहले जो आखिर के जो 10 लेक्चर्स होते हैं ना, आपके लास्ट 10 लेक्चर्स, उनको बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और MCQs भी आ जाते हैं। अगर आपके लास्ट के 10 लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप खुद देखेंगे पास्ट पेपर्स को उठाकर कि कितने ज़्यादा आपके MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होकर बार बार आते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें इनको। हैंड आउट्स को पेपर अटैम्प्ट करने से पहले लाजमी पढ़ा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके F ग्रेड आए हैं, ठीक है। तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को यही गाइड करूँगी कि अगर आपकी वाकई में कंपार्ट बनती है तो आपके जो लास्ट के लेक्चर्स होते हैं ना, तो उनको बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। अगर आपके पास टाइम नहीं बनता, लास्ट मोमेंट बच जाता है स्टडी के लिए, तो बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। लास्ट के 10 लेक्चर्स तो लाजमी तौर पर किया करें। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे लेक्चर का स्टार्ट है वो क्या है कि आज का टॉपिक ही हमारा है कि गिविंग द स्पीचेस एंड द ओरल प्रेजेंटेशन सेकंड। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि स्पीचेस किस तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेलिंग में लगाने के लिए। तो उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ते हैं किस तरह से हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं द बॉडी। अब बॉडी क्या है, यहाँ पर बॉडी में आपका जो अंदाज़ होना चाहिए, जो आप बॉडी आप बना रहे हैं, ठीक है, आउटलाइन एक स्पीच की बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन की, आपकी तकरीर की या पेशिश की, ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो आपके खाका में 3 या 4 उसके अहम निकात पर बहस के लिए वक्फ होगा। वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नमूने का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो आप किसी ख़त, मेमो या रिपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीज़ों को आसान रखें। आपके दोनों मकासद इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आपकी तकरीर या पेशकश साख जो है वो वाज़िया होगी और यकीनी बनाएगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके ऑडियंस की तवज्जो को बरकरार रखेगी। उसके बाद आ जाता है एम्फेसिस स्ट्रक्चर। अब कोई भी स्ट्रक्चर है उसको आपने ज़ोर देना है। उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट, जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी हो जाएंगी ओरल कम्युनिकेशन में। तो टू शो हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड इन द ओरल प्रेजेंटेशन यू रिलाई मोर ऑन वर्ड्स। देखें, ये जाहिर करने के लिए कि एक ज़ुबानी पेशकशों में ख़यालात का किस तरह से ताल्लुक़ है, आप अल्फाज पर ज़्यादा इन्हसार, 1 या 2 अबूरी अल्फाज काफ़ी होंगे। 1 उसमें करते हैं जुमलों और पैराग्राफ के माबीन छोटे रवाबित के लिए आपको जुमले मुकम्मल होने चाहिए। यू विल, लिहाजा, इस तरह से जो बातें होती हैं इसको हमने पूरा लिखना होता है, फेजेस करना होता है, फेजिंग स्ट्रक्चर की तरफ हमने लेकर जाना होता है बात को। उसके बाद आ जाता है होल्डिंग द ऑडियंस अटेंशन। अब आप किस तरह से अपनी ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड कर सकते हैं, उनका तवज्जो उसको बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव बनाएं कि आपकी ऑडियंस जो है उसकी अटेंशन आपकी तरफ बरकरार है, वो बिल्कुल भी आपकी स्पीच के दौरान आपकी स्पीच को अधूरा छोड़ कर ना जाएं, बल्कि वो देखें, ठीक है। आप सब्जेक्ट ही अपनी ऑडियंस की नीड्स के रिलेटेड रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी ऑडियंस की अटेंशन बरकरार रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे देख लेना है कि पीपल के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उनके इफ़ेक्ट बताना है, ठीक है। पर्सनली उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको डेवलप करना है, उनको क्या चीज़ वो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को आपने फाइंड करना है उनकी नीड्स को लेकर कि उनको वाकई में किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज इंग्लिश का लेक्चर है तो मैं आपको इंग्लिश का ही बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक आप सुनने पर मजबूर होंगे कि अच्छा आपका ही फ़ायदा है अगर आप सुनते हैं इस बात को। तो ये होता है तरीक़ाकार कि आप एक ऑडियंस का डेवलप करें, इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि वो आपकी बात को पूरा सुने और उसमें उसी इंसान का फ़ायदा होता है जो फिर बात को पूरा सुनता है और उसको इंफॉर्मेटिव लगता है। उसके बाद क्लोज आ जाता है। द क्लोज ऑफ अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट as important as the beginning because the audience attention peaks at this point। क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, करीब होना, तकरीबन या
तकरीर या जो आप कह लें पेशकश का जो है करीब करीब ही इतना ही अहम है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस की तवज्जो होती है इस मकाम पर है कि कुल वक्त का तकरीबन 10% इख्तिताम तक वक्फ करने का इरादा करें। ठीक है, 10 मिनट तक आप बताएं, 10% तक आप टोटल टाइम को एंड करें। ठीक है, तो क्लोज को बहुत ज़्यादा देखा जाता है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है रीस्टेनिंग दी मेन आइडिया कि आप रीस्टेन कर रहे हैं, अहम निकात को बहाल कर रहे हैं। जब आप यानी कि एक बार जब आप ये मंसूबा बना लेते हैं कि किस तरह सबकी तवज्जो हासिल की जाए, तो आप अपने मरकज़ी ख़्याल को दोहराएंगे, आप बताएंगे कि मेन आइडिया क्या है, मेन पॉइंट क्या है आपका। उसके बाद आउटलाइनिंग दी नेक्स्ट स्टेप, आप आउटलाइन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि आपका नेक्स्ट अगला कदम क्या है। कुछ तकरीरें और पेशकश जो सी हैं वो आप ऑडियंस से किसी फैसले तक पहुँचने या मखसूस कार्रवाई करने पर राज़ी होने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप फिर उसके बाद आउटलाइन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वहाँ पर आप जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, या आप रीड करना चाहें तो फर्दर रीड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं। बाकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए कि डेफिनेशन की क्या है और क्या मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका। द क्वेश्चन एंड द आंसर द पीरियड, कि आप एक ऐसा एक स्पीच के दौरान, अपनी एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक ऐसा पीरियड भी बनाएं जहाँ पर आप ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, ताकि वो आप बातचीत का इससे इरादा ठीक है कर रहे हैं तो आपकी जो ज़ुबानी शक्ल का सबसे बड़ा फ़ायदा ज़ाया कर रहे हैं। तो आप देखें, आप लाजमी तौर पर क्वेश्चनिंग आंसर करें ताकि आपको पता चले कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है। आपसे ओरल आपसे का कोई पॉइंट है ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चनिंग से। उसके बाद विजुअल ऐड, अब विजुअल ऐड क्या होता है, इससे आप एक ड्रामेटिकली आप इंक्रीज़ करते हैं ऑडियंस की एबिलिटी को। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, रिमेंबर आप करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, विजुअल एड्स के तौर पर आप एक एड्स जो हैं वहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी ऑडियंस है उसकी मालूमात को जज़्ब करने और याद रखने की सलाहियत में इजाफा करते हैं, कि आप लॉन्ग टाइम तक आपकी जो ऑडियंस है वो याद रखती है कि अच्छा आपने ऐसे एड्स दिखाई थी उनको, तो उनके फिर जहन में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से मैंने देखी। तो इस ये हेल्प करती है इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक आपके ऑडियंस के माइंड में रहे ताकि वो लोगों को बताए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिज़ाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग द विजुअल ऐड, कि आप डिज़ाइन करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं अपने विजुअल ऐड से। तो उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, आप टेक्स्ट के तौर पर दे सकते हैं, आप पिक्चर्स के तौर पर दे सकते हैं। आप समराइज जब कर रहे हैं मैसेज को, तो सिग्नल मेजर शिफ्ट टू इन थॉट्स, आप थॉट्स में बता रहे हैं। तो इस तरह से आप मेन आइडिया जो है वो ऐड के तौर पर आप बता रहे हैं और उस बात को पूरा कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेलेक्टिंग द राइट मीडियम, आप सेलेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पर मीडियम में राइट मीडियम आ जाता है आपका। विजुअल एड फॉर डॉक्यूमेंट्स आर यूजली लिमिटेड टू पेपर, के वो पेपर पर हो सकती है आपकी जो विजुअल एड है। ठीक है, वो कागज़ तक ही महदूद होती है, ताहम तकरीर और पेशकशों के लिए आपके पास इंतखाब करने के लिए मदद मीडिया मौजूद है। आप मीडिया के तौर पर अपनी जो है वो उसको वैरायटी को जो है फैला सकते हैं, हैंड आउट्स के तौर पर फैला सकते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक्स के तौर पर, पेपर शीट्स के तौर पर आप फैला सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, उसके बाद चाक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका स्मॉल ग्रुप है अगर लोगों का, तो आप चार्ट बोर्ड एंड वाइट बोर्ड बता रहे हैं। फ्लिप चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओवर हेड्स यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे तरीक़ेकार क्या आ जाएंगे आपके विजुअल एड्स में ही शुमार होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है उससे क्या होगा, उसकी मेमोराइजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उनकी वो अवॉइड जो कर रहे हैं कि उनकी मेमोराइजिंग और एंटायर स्पीच है, ठीक है, वो पार्टिकुलरली उनसे जुड़ी हुई है जो आपकी ऑडियंस है। ठीक है, आपकी ऑडियंस की मेमोराइजिंग अगर आप करना चाहते हैं, उनको उनकी याद दहानी अच्छी करवाना चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक आपकी बात को याद रखें, हिफ्ज़ तक रखें, तो उससे क्या होगा कि आप विजुअल एड्स को दिखाएं। ठीक है, पिक्चर्स दिखाएं, उनको चीज़ें दिखाएं कंप्यूटर के तौर पर या फिर बोर्ड के तौर पर बना कर दिखाएं उनको। उससे क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम तक आपकी चीज़ों को याद रखेंगे। जब तक कि आपकी तरबियत याफ्ता अदाकार नहीं है, पूरी तकरीर को हिफ्ज़ करने से गुरेज करें। ठीक है, और ख़ास तौर पर लंबी तकरीर आपको अपनी लाइनें भूल जाने का इम्कान है। हिफ्ज़ तकरीर अक्सर बहुत सख्त और रोकती है। ठीक है, मेमोराइजिंग में ये चीज़ भी आ जाती है कि आप ही ऐसा ना करें कि आप बहुत ज़्यादा लंबी स्पीचेस जो हैं वो रट्टा लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइनें भूल जाती हैं। आप हिफ्ज़ ना करें, मेमोराइजिंग ना करें, बल्कि
छोटी स्पीचेस आप तैयार करें और छोटी छोटी बातें याद करें, लाइंस याद रखें, ताकि आप जब एड्स दिखा रहे हों अपनी ऑडियंस को और उनको बातें बता रहे हों, तो आपने छोटी छोटी बातें बता रहे हैं तो उनकी मेमोराइजिंग जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि आप खुद हिफ्स करने बैठ गए इतनी लंबी स्पीचें, ताकि सामने ऑडियंस के गए हैं तो खुद ही भूल गए कि उनको बताना क्या था। तो इससे क्या होगा कि आपका इम्पैक्ट उन पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ सकता है। उसके बाद रीडिंग, आप रीडिंग की तरफ आ जाएं कि रीडिंग क्या है। अगर आप कोई तकनीकी या पेचीदा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप इसे पढ़ना चाहेंगे। हुकूमती अहदेदारों के पॉलिसी बयानात को बाज़ औक़ात पढ़ा जाता है, क्योंकि ये अल्फाज अहम हो सकते हैं। अगर आप अपनी तकरीर को पढ़ने का इंतखाब करते हैं तो काफ़ी देर तक मश्क करें, ताकि आपकी ऑडियंस से आंखों से राब्ता बरकरार रखें। ये नहीं कि आप बग़ैर उसके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के, बिना आप रिहर्सल किए, बिना आप उसकी प्रैक्टिस किए, आप ऑडियंस के सामने चले गए और पेपर लेकर चले गए हैं ऑडियंस के सामने और उसको पढ़ना शुरू कर दिया है आपने। और उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस तो बोर होकर भाग जाएगी कि ये क्या कर रहा है, ये तो पढ़ के हमें सुनाई जा रहा है। बल्कि आप तो उसको पेज को इतनी दफ़ा पढ़ें कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा रट्टा लगी हो। आप बस एक नज़र नीचे देखें पेज को, और कोर्स स्पेशल हो सकते हैं कोई, तो वो आप एक नज़र देखें और ऑडियंस से आई कॉन्टेक्ट रख कर उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि ये चीज़ आप लोग के लिए इस तरह से है और ये तारीख़ में ये हुआ, तो आप रीड करके उनको बता रहे हैं। उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू स्पीक क्या होती है, फौरी बोलना। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, तो ये आप लोग की शॉर्ट क्वेश्चन में भी फाइनल टर्म में आया था कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीक क्या होती है, तो इसको आपने देख लेना है। अवॉइड स्पीकिंग अनप्रिपेयर्ड अनलेस यू आर स्पोकन काउंटलेस टाइम ऑन द सेम टॉपिक और यू आर एक्सट्रीमली गुड पब्लिक स्पीकर। देखिए, फौरी बोलना, जब तक आप एक ही मौजू पर अनगिनत बार ना बोलें या आप एक बहुत अच्छे अवामी स्पीकर ना हो, इस वक्त तक गैर तैयार तकरीर करने से परहेज़ करें। ये नहीं कि आपने तकरीर जो है वो तैयार ही नहीं की हुई और आप चले गए हैं। जब आपसे कफ उफ बोलने को कहा जाता है तो एक लम्हे के बारे में ये सोचें कि आप क्या कहने जा रहे हैं और फिसलने के लालच से बचें कि आपको ऐसे वहाँ पर ऑफ कफ, तो आप इस चीज़ से अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मास्टरिंग दी डिलीवरिंग के मास्टर आप ठीक है कर रहे हैं कि डिलीवर कर रहे हैं, आप कोई भी बात करते हैं नज़र इसके देखें रिगार्डिंग ऑफ विच डिलीवरी मोड यू यूज टू बी श्योर डैट यू आर थ्रोली फैमिलियर विद द सब्जेक्ट। तो कतई नज़र इसके कि आप किस तरसील के मोड का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का यकीन कर लें कि आप इस तरह मौजूद से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये जानना कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं अपने एतमाद को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये जानना भी मददगार है कि आपका कामयाब तकरीर करने और सवालों से निपटने के लिए किस तरह तैयार करेंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर देखना है, आपने मास्टरिंग इसकी ज़रूरी है। प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेसफुल स्पीकिंग, आपने अगर स्पीकिंग को प्रिपेयर करना है, सक्सेसफुल बनानी है अपनी स्पीकिंग, तो उसके क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से ही बिल्ड होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप बार बार एक ही बार आपने तैयारी की और चले गए। ठीक है, आप उसको कोई बोर्ड ले लें, स्मॉल बोर्ड सा ले लें, ठीक है ना, तो सर्कल बना लें, उसको बार बार उसको चाक के साथ लिखें और उसको रेस करें। ठीक है, बार बार रिहर्सल करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसे कहते हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरह से आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी स्पीक करते वक्त आपकी जो लैंग्वेज है वो इंटरप्ट ना हो और आपकी ऑडियंस भी आपसे इफ़ेक्ट हो सके। ठीक है, और आपसे मुतासिर हो सके आपकी स्पीच से। डिलीवरिंग स्पीच, अब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, एट द टाइम टू डिलीवर द स्पीच यू मे फील अ बिट स्टेज फ्राइड। क्या आप जब एक स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, तकरीर करने के वक्त आपको थोड़ा सा खौफ व हरास महसूस हो सकता है। ज़्यादातर लोग यहाँ तक कि पेशवा अदकार भी करते हैं। अपने खौफों पर काबू पाने के लिए एक अच्छा तरीक़ाकार ये है कि इस वक्त तक इसकी तकरीर करें जब तक कि आप अपने मवाद से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होंगे। आप उस वक्त अपनी स्पीच को डिलीवर ना करें जब तक आपके मटेरियल से आप अच्छी तरीके से आपको नहीं पता है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन जो प्रोफेशनल है उसको टिप्स दें। ठीक है, इस तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा करें। ठीक है, और इंटरेस्ट डेवलप करें। तो ये सारा कुछ आप इसको रीड आउट एक दफ़ा कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा ये नहीं है। उसके बाद
इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप रीड करना चाहें तो उससे क्या होगा कि आपका ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको क्लियर हो चुका है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। उसके बाद आ जाता है हैंडलिंग क्वेश्चन, कि आपके सामने अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ऑडियंस में आप एक सेशन बना रहे हैं कि आप क्वेश्चंस का आंसर लाइव दे रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे क्वेश्चंस को। उस तबके को मौसर तरीके से हैंडल करने की कलीद तैयारी है। अपनी तकरीर से पहले इन सवालों के बारे में सोचते हुए जो खरुशने वाले या मुश्किल सवाल समेत पैदा हो सकते हैं। ठीक है, वक्त गुजारें कि किस तरह के क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं, किस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, आप किस तरह से उन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोग की लाजमी है। तो यहीं पर हमारी आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो जो मोस्टली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी हैं। बाकी आप एक बार इस लेक्चर को लाजमी तौर पर रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के जो 10 लेक्चर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी तौर पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, माइंड से नहीं निकालना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस बात को शेयर करना है कि लास्ट के 10 लेक्चर्स हर बुक के लाजमी तैयार करें और लाजमी तौर पे करें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पास पेपर लाजमी तौर पर तैयार करें स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ENG 201 में। तो MCQs भी पास पेपर से आ जाते हैं। और हैंड आउट को लाजमी तौर पर पेपर से पहले पढ़ लें, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी इसमें इंग्लिश में, क्योंकि ये लाइंस हैं, छोटी छोटी बातें हैं और बहुत इजी और मज़ेदार बुक है आपकी। ठीक है, इसको आपने एक बार हैंड आउट लाजमी तौर पे पढ़ना है पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। उससे क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।